गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों। आप सभी का के शाह क्लासेस में स्वागत है। आज की ये वीडियो जो कि दिल्ली सल्तनत काल पे आधारित है। तो दिल्ली सल्तनत में हम लोग देखेंगे प्रशासन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट हैं PYQ उन्हें देखेंगे। और ये मध्यकालीन भारत के इतिहास का जो आपकी सीरीज चल रही थी घटना चक्र, तो वही घटना चक्र है और इसमें 7वां लेक्चर है ये। तो इससे पहले जो है मध्यकालीन भारत के इतिहास के जो है 6 लेक्चर आए हैं। इसकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है मध्यकालीन भारत के इतिहास, तो उसमें उसके थ्रू जो है आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। और इसके साथ साथ यदि चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसमें हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत में जो प्रशासन से रिलेटेड यानी मध्यकालीन भारत के इतिहास से जो रिलेटेड अब तक के सुल्तान थे उनके बारे में हम लोग देखेंगे कि उनका प्रशासन कैसा रहा। तो प्रशासन से रिलेटेड सारे फैक्ट्स को हम लोग देख रहे हैं, फिर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि गुलाम वंश, जो कि गुलाम वंश के सुल्तानों ने 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक शासन किया। इसमें आते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश ने 1290 से 1230 ईस्वी तक शासन किया। वहीं अगर तुगलक वंश की बात करें तो तुगलक वंश के शासकों ने 1320 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक शासन किया। और सैयद वंश ने 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक शासन किया। और बात अगर आती है लोधी वंश की, तो लोधी वंश के शासकों ने 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक शासन किया, जिसमें तुगलक वंश का जो शासन है वह सबसे दीर्घकालीन है। यानी क्वेश्चन ये कई बना हुआ है कि किस वंश के शासकों ने सबसे अधिक या लंबे समय तक शासन किया। तो जो तुगलक वंश के शासक थे उन्होंने सबसे दीर्घकालिक समय तक जो है शासन किया। अब आगे देखते हैं कि सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान तुर्क वर्ग के थे, तो सुल्तान केंद्रीय शासन का प्रधान था। इसी तरह सल्तनत काल में प्राय सभी प्रभावशाली जो पद थे उन पर नियुक्त व्यक्तियों को अमीर की संज्ञा दी जाती थी। इन अमीरों का प्रभाव उस समय अधिक होता था जब जो है सुल्तान अयोग्य एवं निर्बल अथवा अल्प वयस्क होता था। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि प्रशासनिक विभाग एवं इसे प्रारंभ करने वाले जो शासक थे उन्हें देखते हैं। तो पहला है कह रहा है दीवान ए मुस्तखराज। ये एक जो है राजस्व विभाग था, अर्थात दीवान ए मुस्तखराज पूछ सकता है कि इस विभाग को क्या कहते हैं, तो राजस्व विभाग। और ये अलाउद्दीन खिलजी अर्थात प्रशासनिक विभाग उसके प्रारंभ करने वाले। तो दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना या इसको किसने प्रारंभ किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसका शुद्ध जो स्वरूप है वो है राजस्व विभाग। दूसरा दीवान ए रियासत, अर्थात दीवान ए रियासत भी पूछ सकता है या बाजार नियंत्रण विभाग पूछ सकता है। इसकी शुरुआत या इसको प्रारंभ किसने किया, इसको भी प्रारंभ किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। साथ ही दीवान ए अमीर कोही कई बार पूछा गया है। तो दीवान ए अमीर कोही एक कृषि विभाग होता था और इसको शुरू किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवान ए खैरात, तो दीवान ए खैरात जो है ये एक दान विभाग हुआ करता था जिसको फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। और दीवान ए बंदगान ये भी फिरोज तुगलक ने इसे शुरू किया था। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपके क्वेश्चन मैचिंग बन सकते हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन वन लाइनर बन सकते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आपके कोट वाले क्वेश्चन भी बन सकते हैं। क्योंकि ये इस विभाग में इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन जो है जरूर पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। विभाग एवं जो है उनकी कार्यविधियों को देखते हैं। जैसे दीवाने अर्ज जो विभाग होता था इसका काम होता था कि सेना विभाग से संबंधित होता था। दूसरा है दीवाने जो है रिसालत, तो दीवाने रिसालत जो है ये धार्मिक मुद्दों से संबंधित या विदेशी मामलों की देखरेख से संबंधित हुआ करता था। दीवाने इंसा जो है ये सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित विभाग होता था। और दीवाने वजारत ये वित्तीय जो है मामलात से संबंधित राजस्व विभाग होता था। साथ ही साथ बिजारत क्या चीज है, तो बिजारत एक ऐसी संस्था थी जिसे इस्लामी संविधान में मान्यता दी गई थी और जिन गैर अरबी संस्थाओं को अंतर्मुख किया गया था तथा मुस्लिम सम्राटों के अधीन मंत्री परिषद के लिए जो नाम व्यवहार में लाए गए थे उन्हें बिजारत की संज्ञा दी गई थी। बिजारत को एक संस्था के रूप में अपनाने की प्रेरणा अब्बासी खलीफाओं ने फारस से ली थी। और महमूद गजनवी के राजकाल में अब्बास फजल बिन अहमद जो कि प्रथम वजीर हुए, ध्यान रखिएगा, अब्बास फजल बिन अहमद ये प्रथम वजीर हुए जो शासन व्यवस्था चलाने में निपुण थे।
राज्य का प्रधानमंत्री जो होता था वो वजीर कहलाता था। ये सल्तनत काल का जो है प्रशासन विभाग है, हम लोग देख रहे हैं। तो जो राज्य का मंत्री होता था वो वजीर कहलाता था, और वजीर मुख्यतः जो है राजस्व विभाग अर्थात दीवान वजारत का प्रधान होता था। इस दृष्टि से वह लगान कर व्यवस्था, दान एवं सैनिक व्यय आदि सभी की जो है देखभाल करता था। तुगलक काल जो है तुगलक काल मुस्लिम भारतीय विजारत का स्वर्ण काल माना जाता है। ध्यान रखिएगा, तुगलक काल में जो मुस्लिम थे, वह मुस्लिम भारतीय थे, वो विजारत का स्वर्ण काल कहा था। और फिरोज तुगलक के समय वजीर का जो पद था वो अपने चरमोत्कर्ष पर जब पहुंचा था। किसके समय में? फिरोज तुगलक के समय में। और जो तुगलक काल में मुस्लिम भारतीय थे उन्हें विजारत का स्वर्ण काल माना जाता था। दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का संगठन और पदों का विभाजन किया गया था। घुड़सवारों की टुकड़ी का प्रधान सरेखेल कहलाता था। 10 सरेखेल के ऊपर एक सिपह सलार होता था, और 10 सिपह सलार के ऊपर जो है एक अमीर होता था, और 10 अमीर के ऊपर एक मलिक, और 10 मलिकों के ऊपर एक खान होता था। सुल्तान सेना का मुख्य सेनापति होता था, और फिरोज तुगलक ने कुरान के नियमों को दृष्टि में रखकर कर निर्धारण किया। उसने कुरान में अनुमोदित 4 कर लगाने की अनुमति दी। एक तो खराज, और दूसरा कर था जजिया, तीसरा था खुम्स, और चौथा था जकात। खुम्स लूट का धन होता था जो युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था। इस लूट का 4/5 हिस्सा होता था वह सैनिकों में बांट दिया जाता था। शेष 1/5 हिस्सा होता था वह राजकोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने 4/5 भाग राजकोष में रखा और 1/5 भाग सैनिक में बांटा। साथ ही साथ सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया। सल्तनत काल में अगर देखा जाए तो शासन की सबसे छोटी जो इकाई होती थी वह ग्राम होती थी, जो स्वशासन तथा पैतृक अधिकारियों की व्यवस्था के अंतर्गत थी। ग्राम स्तर पर चौधरी और भू राजस्व का जो है सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो ग्राम स्तर पर कौन होता था? चौधरी, जो कि भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। और सल्तनत कालीन 2 प्रमुख मुद्राएं चलती थी, एक तो चीतल और दूसरा टका। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे, और उसी ने 2 प्रमुख सिक्के अर्थात चांदी का टका और तांबे का चीतल 2 सिक्के चलवाए। तो चांदी को टका के नाम से जाना जाता था, और तांबे को चीतल के नाम से प्रचलित जो है 2 सिक्के चलवाए थे इल्तुतमिश ने। साथ ही साथ जो टका एवं चीतल का जो अनुपात होता था वो 1:1 अर्थात 1:48 का था। अलाउद्दीन मसूद शाह जो था वो 1242 से 1246 ईस्वी तक शासन किया। उसके शासनकाल में जो सिक्के पर सर्वप्रथम बगदाद के जो अंतिम खलीफा थे उनका नाम अंकित हुआ। तो बगदाद के जो अंतिम खलीफा थे उनके नाम पर किसने जो है सिक्के पर अंकित करवाया था? तो ये अलाउद्दीन मसूद शाह ने। और बगदाद के जो अंतिम खलीफा थे वो कौन थे? अल मुस्तसीम थे। 1242 से 1258 ईस्वी तक खलीफा रहे। इल्तुतमिश के सिक्के पर खलीफा अल मुस्तसीर का नाम उल्लेखित था, जो 1226 से 1242 तक खलीफा रहे। हदीस एवं इस्लामिक कानून है, जबकि जवाबित जो है ये राज कानून से संबंधित है। तो हदीस एक इस्लामिक कानून है और जवाबित एक राज कानून से संबंधित था। अब इससे रिलेटेड जो अब तक के PYQ क्वेश्चन बने हुए हैं उनको हम लोग देखते हैं। और पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इतिहासकार जो बर्नी था, बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना। तो सुल्तानों के अधीन जो भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना। और क्यों नहीं माना? क्योंकि अधिकतर आबादी जो थी वो इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। तो राइट ऑप्शन फर्स्ट नंबर का ए विकल्प सही है। अधिकतर जो आबादी थी वो इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। अर्थात इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि सल्तनत काल में अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। आगे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो सल्तनत काल के जो अधिकांश अमीर और सुल्तान थे ये ज्यादातर तुर्क वर्ग के थे। तो राइट ऑप्शन सेकंड का ए विकल्प सही है, तुर्क।
कह रहा कि सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान तुर्क वर्ग के थे। सुल्तान केंद्रीय शासन का प्रधान होता था। इसी तरह सल्तनत काल में प्राय सभी प्रभावशाली पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अमीर की संज्ञा दी जाती थी और इन अमीरों का जो प्रभाव था उस समय अधिक होता था जब सुल्तान अयोग्य और निर्बल अथवा अल्पवयस्क होता था। तो उस समय जो है इनका जो प्रभाव होता था वो सबसे ज्यादा होता था। और आगे जो है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के जो है प्रभारी को आमिल कहा जाता था। तो ये आमिल कहा जाता था, ये सही है। दूसरा कह रहा है कि दिल्ली के सुल्तानों को इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी, ये गलत है। तीसरा कह रहा मीर बख्शी का जो पद था वो दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया, ये भी गलत है। तो इसमें केवल पहला सही है, तो राइट ऑप्शन ए विकल्प होगा, केवल और केवल एक सही है। अर्थात इसमें कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में प्रत्येक परगना अर्थात ग्रामों का समूह पर एक आमिल या अमलगुजार की नियुक्ति की जाती थी जो परगने के राजस्व संग्रहण का कार्य करता था। इक्ता प्रणाली भारत की प्राचीन देशी संस्था न होकर अरब की मौलिक प्रणाली थी जिसका उद्भव पश्चिमी एशिया अर्थात ईरान में हुआ था। इसे दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश द्वारा लागू किया गया था और मीर बख्शी अर्थात सैन्य विभाग का प्रमुख हुआ करता था और मनसबदारों का प्रमुख होता था। ये मुगल काल का पद है, कौन? मीर बख्शी, न कि सल्तनत काल का। तो सल्तनत काल में सैन्य विभाग का जो प्रमुख होता था वो दीवान आरिश कहलाता था। तो इससे रिलेटेड ये था। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्ट इक्ता व्यवस्था की नहीं है, अर्थात कौन सी एक विशिष्टता जो है विशेषता वो इक्ता व्यवस्था की नहीं है, ये आपको बताना है। इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, तो ये सही है। दूसरा कह रहा है कि सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था, तो ये भी सही है। और तीसरा कह रहा है इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी, यह गलत है। यानी राइट ऑप्शन 4 का सी विकल्प है जो कि सही नहीं है। तो इसमें कह रहा है कि भारत में सल्तनत काल के दौरान इल्तुतमिश द्वारा इक्ता प्रणाली का प्रचलन किया गया था। ध्यान रखिएगा, इक्ता प्रणाली को किसने लागू किया था? ये लागू किया था इल्तुतमिश के द्वारा। और इस व्यवस्था के तहत इक्ता के धारक अर्थात इक्तादार या मुक्ति को उस भू क्षेत्र के राजस्व और करों को एकत्रित करने की जिम्मेदारी दी जाती थी। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में नहीं जाता था, बल्कि इसी राजस्व से मुक्ति अपने सैन्य और प्रशासनिक वे पूरे करता था तथा उसे इस राजस्व से सुल्तान की सेवा हेतु सैनिक रखने पड़ते थे और खालिसा भूमि से प्राप्त आय सीधे सुल्तान के खाते में जाती थी। अबू अली हसन जो थे वो इब्न अली तुसी निजाम अल मुल्क की फारसी पुस्तक जो है सियासतनामा में प्रारंभिक इक्ता व्यवस्था का विवरण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में जो है सही अनुक्रम पे लगा हुआ है? तो परगना और उसके बाद सरकार और उसके बाद सूबा, अर्थात ये राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है 5 का। करा मध्यकालीन भारत के संदर्भ में संपूर्ण साम्राज्य को सूबा अर्थात प्रांत को कहा जाता था में बांटा गया था। सूबेदार सूबे के शासक का प्रमुख अधिकारी था। प्रशासन की दृष्टि से प्रत्येक सूबे को अनेक इकाइयों में बांटा गया था और इन इकाइयों को सरकार कहा जाता था। प्रत्येक सरकार का प्रमुख जो है अधिकारी ये फौजदार होता था और प्रत्येक सरकार को पुनः परगना या महल में विभाजित किया गया था। यहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था और परगनों के अंतर्गत गांव होते थे जिन्हें मावदा या दीह कहा जाता था। मावदा के अंतर्गत बहुत छोटी छोटी बस्तियां होती थी जिन्हें नागला कहा जाता था। शाहजहां के शासनकाल में परगना तथा सरकार के बीच एक और इकाई का निर्माण किया गया जिसे चकला कहते हैं तथा जिसके अंतर्गत कुछ परगने आते थे। अतः मध्यकालीन भारत में आकार की दृष्टि से जो सही अनुक्रम है वो पहले परगना, फिर सरकार, फिर सूबा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा कि दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज एक विभाग हुआ करता था और इसकी स्थापना किसने की थी? तो दीवान ए अर्ज विभाग की जो स्थापना की थी ये बलवन के द्वारा किया गया था। तो राइट ऑप्शन 6 का ये विकल्प सही है, बलवन। दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम वंश के शासक थे बलवन ने सैन्य व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से दीवान ए अर्ज विभाग की जो है स्थापना की। सर्वप्रथम बलवन ने ही तत्पर सेना रखने की शुरुआत की
और बलबन ने इबादुल मुल्क को दीवान ए आरिश अर्थात सैन मंत्री की नियुक्ति किया तथा उसे रावत ए अर्ज की उपाधि दी। आरिश विभाग का मुख्य कार्य सैन्य भर्ती करना, सेना को अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित करना व वेतन वितरण करना आदि ये व्यवस्थाएं इसी की थी, अर्थात जो है आरिश विभाग का। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है। नहीं वाला आपको बताना है कि दीवान ए मुश्त जो खराज विभाग था ये किसने शुरू किया था, तो दीवान ए मुश्त खराज विभाग ये अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। दीवान ए अमीर कोही जो विभाग था इसको मोहम्मद तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था, ये भी सही है। दीवान ए जो खैरात विभाग था ये फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था, ये भी सही है। लेकिन दीवान ए जो रियासत विभाग है ये बलबन के द्वारा नहीं किया गया था शुरू, अर्थात राइट ऑप्शन डी है जो कि सही तरीके से सुमेलित नहीं है। तो 7 नंबर का राइट ऑप्शन डी विकल्प होगा। इसमें कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में प्रशासनिक विभाग को प्रारंभ करने वाले जो शासक थे, पहला था दीवान ए मुश्तखराज जो कि अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड है, ये एक राजस्व विभाग होता था। दीवान ए अमीर कोही इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया, या एक कृषि विभाग था। और दीवान ए खैरात इसको फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया, एक दान विभाग था। और दीवान ए जो रियासत है ये अलाउद्दीन खिलजी ने इसे शुरू किया था, ये बाजार नियंत्रण विभाग से रिलेटेड है। और क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप में सुमेलित है। ये आपको बताना है दीवान ए बंदगान किसने शुरू किया था, तो ये फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था, ये सही है, पहला ही विकल्प इसमें सही है। बाकी दीवान ए जो मुस्तखराज विभाग है इसको बलबन के द्वारा नहीं शुरू किया गया था, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है। और दीवान ए कोही इसको भी अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं शुरू किया। दीवान ए अर्ज ये भी गलत है, इसको मोहम्मद तुगलक ने नहीं शुरू किया था। जो सही युग सही सुमेलित है वो दीवान ए बंदगान जिसको फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। दीवान ए बंदगान विभाग का गठन फिरोज शाह तुगलक ने किया। यह विभाग दासों की देखरेख करता था। फिरोज के शासन काल में दासों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई और अफीफ के लेखानुसार राजधानी तथा प्रांतों में दासों की संख्या बढ़कर 1,80,000 हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार और लूट को समाप्त करने के लिए एक नए विभाग की स्थापना की जिसे दीवान ए मुस्तखराज की व्यवस्था की गई। और मोहम्मद बिन तुगलक ने संकट की स्थिति में कृषकों को सहायता करने के लिए केंद्र में कृषि विभाग अर्थात दीवान ए कोही की स्थापना की थी। और दीवान ए अर्ज एक सैनिक विभाग हुआ करता था जिसको कि बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सल्तनत काल में दीवान ए अमीर कोही जो विभाग होता था इसको किससे संबंधित था, तो ये संबंधित है कृषि से। तो राइट ऑप्शन 9 का सी विकल्प सही है, कृषि जो है दीवान ए अमीर कोही का ही दूसरा नाम है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नया विभाग की स्थापना की जिसे दीवान ए अमीर कोही कहा गया और इसको शुरू किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। इस विभाग का मुख्य कार्य होता था कि कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के लिए जो है अधीन लाना था। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए अमीर कोही, तो दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी, इसको किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। अर्थात दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। तो राइट ऑप्शन 10 नंबर का सी विकल्प सही है, मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है जो कि सूची पर आधारित है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच कराना है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि सूची फर्स्ट में दिया हुआ है जो है विभाग और सूची सेकंड किससे संबंधित है। तो जो दीवान ए अर्ज इसे कहा जाता था, ये सेना विभाग से संबंधित था। तो फर्स्ट ए का हो गया 4। उसके बाद में दीवाने जो है दीवाने जो रिसालत था वह जो है किससे संबंधित था, यह संबंधित था आपके जो है धार्मिक मुद्दों से संबंधित था। अर्थात दीवाने जो रिसालत विभाग था ये धार्मिक मुद्दों से संबंधित था। तीसरा था दीवाने जो इंसा था ये सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था। और दीवाने जो वजारत था ये वित्तीय मामलात से संबंधित था। तो अगर देखा जाए तो जो राइट ऑप्शन है वह होगा 4, 1, 2, 3। तो 4, 1, 2, 3 राइट ऑप्शन डी विकल्प सही है, 4, 1, 2, 3। और आगे हम लोग देखते हैं इसमें दीवाने जो अर्ज होता था ये सेना विभाग से संबंधित है। दीवाने
रिसालत ये धार्मिक मुद्दों से संबंधित या विदेशी मामलों से संबंधित है। दीवान इंशा ये सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित है। और दीवान वजारत ये वित्तीय मामला से संबंधित है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो है दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था, तो ये संबंधित था रक्षा विभाग से। अर्थात राइट ऑप्शन जो है दीवान ए अर्ज जो विभाग था ये रक्षा विभाग से संबंधित था। 12 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प से ये दीवान ए आरिस अथवा आरिस मुमालिक ये सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था और आरिस मुमालिक का विभाग ही दीवान ए अर्ज कहलाता था। इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा कि निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विजारत का जो चरमोत्कर्ष हुआ था वो तुगलक राजवंश के शासनकाल में हुआ था। तो 13 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प से है तुगलक। विजारत एक ऐसी संस्था थी जिसे इस्लामी संविधान में मान्यता दी गई थी। जिन गैर अरबी संस्थाओं को अंतर्मुख किया गया था तथा मुस्लिम सम्राटों के अधीन मंत्रिपरिषद के लिए जो नाम व्यवहार में लाए गए थे उन्हें विजारत की संज्ञा दी गई थी। अर्थात जो विजारत था, विजारत को एक संस्था के रूप में अपनाने की प्रेरणा अब्बासी खलीफाओं ने फारस से ली थी और महमूद गजनवी के राजकाल में अब्बास फजल बिन अहमद ये प्रथम वजीर हुए जो शासन व्यवस्था चलाने में निपुण थे और राज्य का प्रधानमंत्री वजीर कहलाता था। वजीर मुख्यतः राजस्व विभाग अर्थात दीवान वजारत का प्रधान होता था। इस दृष्टि से वह लगान, कर व्यवस्था, दान तथा सैनिक बेआत सभी की देखभाल करता था। तुगलक काल मुस्लिम भारतीय विजारत का स्वर्णकाल था। फिरोज तुगलक के समय वजीर का जो पद था वो अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने कार्यकाल में एक नया प्रयोग किया और जिसके अंतर्गत उसने अभूतपूर्व वजीरों ख्वाजा खातिर, ख्वाजा जो है मुहज्जब तथा निजामुल मुल्क जो है जुनैदी को सम्मान पूर्वक आमंत्रित किया और वह न केवल महत्वपूर्ण मामलों पर उनसे सलाह लेता था बल्कि उनके विचारों को महत्व भी देता था। और नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य काल की सरकार एक समग्र संरचना थी। यह जो है विलय था या किसमें विलय था? तो फारस, अरब, तुर्क, मंगोल और भारतीय तत्वों का एक मिश्रण था। राइट ऑप्शन 14 का सी विकल्प सही है। मध्यकाल की सरकार में फारस, अरब, तुर्क, मंगोल तथा भारतीय जो है तत्वों का मिश्रण था। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगाने वाले कर को इंगित करता है? तो भूमि उत्पाद पर लगाने वाले कर को जो इंगित करता है वह करता है आपका खरास, ये भूमि उत्पाद पर लगता था। दूसरा उस्र जो है ये भी भूमि के उत्पादन पर लगता था और तीसरा था मुत्तई। ये तीन ऐसे कर थे जो कि भूमि के उत्पादन से रिलेटेड थे। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है। राइट ऑप्शन इसका डी विकल्प सही होगा, 1, 3 और 4। खुम्स ये भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं था अपितु यह एक धर्मनिरपेक्ष कर था। खुम्स लूट का धन था जो युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था। इस लूट का 4/5 हिस्सा था वो सैनिकों में बांट दिया जाता था। शेष 1/5 हिस्सा राजकोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने 4/5 भाग राजकोष में रखा, शेष 1/5 भाग सैनिकों में बांटा। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया। खुम्स के अलावा अन्य सभी जो भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करते हैं। इसके साथ साथ जो 16 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था को प्रारंभ किया था? तो एकता फार इल्तुतमिश अर्थात एकता व्यवस्था को प्रारंभ किया था इल्तुतमिश के द्वारा। राइट ऑप्शन 16 का ए विकल्प सही, इल्तुतमिश। भारत में एकता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। यह हस्तांतरणीय लगान अधिन्यास था। यह भूमि का एक विशेष खंड होता था जो सैनिक या सैनिक अधिकारियों को प्रदान किया जाता था, किंतु वह इस भूमि के मालिक नहीं होते थे। वह केवल लगान का ही जो है उपभोग कर सकते थे। अगला क्वेश्चन जो है 17 नंबर कह रहा है कि सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च जो ग्रामीण अधिकारी होता था वो कौन था? तो सल्तनत काल में भू राजस्व का जो सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था वो होता था चौधरी। अर्थात राइट ऑप्शन ये सल्तनत काल से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, उसे चौधरी कहा जाता था। जो भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे चौधरी के नाम से इंगित किया गया है। और अगला जो इससे रिलेटेड कह रहा है कि सल्तनत काल में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जो स्वशासन
तथा पैतृक अधिकारियों की व्यवस्था के अंतर्गत थी। ग्राम स्तर पर चौधरी भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी था। इस प्रकार राज के जो कर्मचारी होते थे का किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क न था, बल्कि वह वंशानुगत और परंपरागत रूप से चले आ रहे थे। गांव अथवा जिले के अधिकारियों से संपर्क रखते थे और किसानों से लगान वसूल कर उन्हें देते थे। मुक्ति और वली के कार्यों की देखभाल के लिए सुल्तान ख्वाजा नामक एक अधिकारी की नियुक्ति करता था। अर्थात सुल्तान ख्वाजा नामक एक अधिकारी की नियुक्ति करता था। तो जो ये क्वेश्चन 17 है, इसका राइट ऑप्शन ए विकल्प है चौधरी। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्व एक कर होता था और ये सर्व कर लगाया जाता था। तो ये सिंचाई एक कर होता था, सिंचाई कर को ही सर्व कर के नाम से जाना जाता है। तो सर्व कर जो लगाया जाता था तो वो सिंचाई पर लगाया जाता था। अर्थात फिरोज तुगलक ने कुरान के नियमों को दृष्टि में रखकर कर निर्धारण किया। उसने कुरान में अनुमोदित 4 कर लगाने की अनुमति दी। एक तो खराज, जजिया, खुम्स एवं जकात। धार्मिक नियमों के जो है विद्वानों से परामर्श कर उसने खेतों की उपज के 10% की दर से सिंचाई कर अर्थात सर्व भी लगाया। फिरोज तुगलक ने अपने समय में 28 कष्टदायक करों को समाप्त भी किया था। तो इस तरीके से है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जवाबित का जो संबंध है वो किससे है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जवाबित का जो संबंध है वो राज कानून से रिलेटेड है। तो राइट ऑप्शन 19 का ये विकल्प है राज कानून। अर्थात सल्तनत कालीन प्रशासनिक शब्दावली में जवाबित का जो संबंध है वो राज्य के कानून से है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हदीस है एक। तो हदीस क्या है? हदीस एक इस्लामिक कानून है। अर्थात राइट ऑप्शन 20 का ए विकल्प है हदीस एक इस्लामिक कानून है। हदीस एक इस्लामिक कानून है। इस्लाम धर्म के मूल स्रोत कुरान के बाद दूसरा स्रोत हदीस है। दोनों को मिलाकर इस्लाम धर्म की संपूर्ण व्याख्या और इस्लामी शरीयत की संरचना होती है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सल्तनत काल में फवाजिल का क्या अर्थ था। तो सल्तनत काल में जो फवाजिल का अर्थ होता था वह इक्तादारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली जो अतिरिक्त राशि होती थी उसे फवाजिल का नाम दिया गया है। ये सल्तनत काल से रिलेटेड है। तो 21 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है। और हम लोग देख रहे हैं लेक्चर नंबर जो है 7 सल्तनत काल में प्रशासन, अर्थात जो मध्यकालीन भारत के जो सुल्तान थे या जो वंश थे उन लोगों का प्रशासन कैसा था। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं सल्तनत काल में फवाजिल या फाजिल शब्द से आशय इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली जो अतिरिक्त राशि होती थी उसी को फवाजिल या फाजिल कहा गया है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सल्तनत काल के 2 प्रमुख मुद्राओं का पता जो है निम्नलिखित कोट से आपको करना है। तो सल्तनत काल की 2 प्रमुख जो मुद्राएं थी वह थी, एक तो आपका जीतल था और दूसरा था टका। अर्थात जीतल और टका थे। तो राइट ऑप्शन इसका डी विकल्प से 2 और 4। जीतल और टका जो है ये 2 मुद्राएं थी सल्तनत काल की। सल्तनत कालीन 2 प्रमुख मुद्राएं थी जीतल और एवं टका। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। मुद्रा प्रणाली में उसका योगदान दिल्ली सल्तनत के जो है शासकों में सबसे अधिक है, क्योंकि उसी ने 2 प्रमुख सिक्के अर्थात चांदी का टका और तांबे का जीतल, जो तांबे का टका जो है सिक्का था उसे जीतल का नाम दिया गया और जो चांदी का सिक्का होता था उसे टका कहा जाता था। शसगनी भी चांदी का सिक्का था और टका एवं जीतल का जो अनुपात होता था वो 1:48 का था। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसने टका नामक चांदी का सिक्का चलाया था। तो टका नामक चांदी का जो सिक्का चलाया था वह इल्तुतमिश ने चलाया था। अर्थात राइट ऑप्शन 23 का सी विकल्प सही है इल्तुतमिश। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था। तो उत्तर भारत में चांदी का जो सिक्का था, चांदी के सिक्के को टका कहा गया और इस चांदी का सिक्का ने टका जारी करने वाला जो मध्यकालीन शासक थे और वो थे इल्तुतमिश। राइट ऑप्शन 24 का ए विकल्प सही इल्तुतमिश। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सल्तनत काल के सिक्के टका और शसगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे। तो जो टका था वो चांदी का था और जो जीतल था वो तांबे का सिक्का होता था। तो राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है चांदी और तांबा। अर्थात 25 का ए विकल्प सही है। जो टका था वो चांदी का सिक्का होता था और जीतल तांबे का सिक्का होता था। और 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था, तो वो सिक्के थे अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्के पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सबसे पहले अंकित हुआ था। तो इसमें कह रहा है कि अलाउद्दीन मसूद शाह 1442 ईस्वी से 1446 ईस्वी तक का शासन किया और इसके सिक्के पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ। बगदाद के अंतिम खलीफा जो थे वो अल मुस्तसिम थे। यह 1242 ईस्वी से 1258 ईस्वी तक खलीफा रहे। इल्तुतमिश के सिक्के पर खलीफा अल मुस्त नसीर का नाम उल्लिखित था, जो 1226 से 1242 ईस्वी तक खलीफा रहे। तो ये जो है क्वेश्चन थे। और एक जो आपको इंफॉर्मेशन देनी है वो ये है कि एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर जो है ये पूरी बुक कंप्लीट हो गई है। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है और हर टॉपिक की अलग अलग प्लेलिस्ट, छोटे छोटे वीडियो हैं सबकी प्लेलिस्ट, चाहे वो राज्य व्यवस्था हो, चाहे इंडियन इकोनॉमी हो, चाहे भारत का भूगोल हो या विश्व का भूगोल हो, या आपका साइंस में लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सबके अलग अलग है, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, सबके अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है एनसीईआरटी सार संग्रह की। आप वो वन लाइनर देख सकते हैं। साथ ही साथ घटना चक्र की अगर बात करें तो भारत का भूगोल कंप्लीट हो गया, विश्व का भूगोल कंप्लीट हो गया है और आधुनिक भारत का इतिहास घटना चक्र कंप्लीट हो गया। सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है सब, और चैप्टर वाइज चैप्टर, लेक्चर वाइज लेक्चर आप वो देख सकते हैं। और ये हम लोग जो देख रहे हैं घटना चक्र मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसमें ये 7वां लेक्चर है। और इसके बाद हम लोग अभी दिल्ली सल्तनत में प्रशासन देखा गया है, उसके बाद दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड और भी जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, चूंकि छोड़ना घटना चक्र में कुछ भी नहीं है, टोटल चैप्टर वाइज चैप्टर आपको मिल रहा है और जो कि वेरी ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। साथ ही साथ इसके PYQ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आपका